नमस्कार। आज मैं आप लोगों को डाउन सिंड्रोम के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्रोमोसोम के बारे में बताया था। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम जो होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक ट्राइसोमिक होता है, ट्रांसलोकेशन होता है और एक होता है मोज़ेक होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण होते हैं? डाउन सिंड्रोम होने के कारण होते हैं कि एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, एक हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है और एक होता है ज़्यादा 40 प्लस एज में कंसीव करना। ये एक प्रॉब्लम होते हैं जो देखा गया है कि इसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि डाउन सिंड्रोम हो। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये समझना चाहिए कि 40 प्लस में कंसीव करने वाले फीमेल्स को हाई रिस्क चांसेस होते हैं, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो जेनेटिक्स में भी जीन्स जब कुछ गड़बड़ करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसके कारण ये हो जाता है। कई बार ये देखने में आता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या कहीं फैमिली में इस टाइप का कोई इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर या मंगोलियन डाउन सिंड्रोम होते हैं, वो भी कई बार जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये देखा गया है। तो डाउन सिंड्रोम का जो कॉजेस है, ये तो हमें देखने में देख लिया है। अब हम देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या होते हैं, या उसके पहले यदि हम देखें तो ट्राइजोमिक डाउन डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ट्राइजोमिक डाउन सिंड्रोम में ये होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, एक तो हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर्स होते हैं और टोटल 46 होते हैं। लेकिन ट्राइसोमिक डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर का क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, तो वो 21 एंड हाफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पूरे क्रोमोसोम में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ट्राइसोमिक डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं। तो ये जो होता है कि बच्चों में देखने में ज़्यादा आता है। ये सबसे ज़्यादा देखने में आता है कि ये ट्राइसोमिक डाउन सिंड्रोम। उसके बाद में आता है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम में ये होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, 21 नंबर क्रोमोसोम है, वो 30 नंबर में, 14 नंबर में, 15 नंबर में, 22 नंबर्स के क्रोमोसोम के साथ में वो अटैच हो जाते हैं। तो वो रहते 46 ही हैं, लेकिन ये जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है, वो डिफरेंट क्रोमोसोम के साथ में जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम कहलाते हैं। इसके बाद में होता है मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। मोज़ेक डाउन सिंड्रोम में ये होता है कि कुछ टिश्यूज में जो क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं, कुछ टिश्यूज में क्रोमोसोम 47 होते हैं, कुछ टिश्यूज में एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो ये मोज़ेक डाउन सिंड्रोम होता है, जो कि बहुत रेयर होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तीनों जो सिंड्रोम हैं, टाइप्स हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या हम देख पाते हैं इनके अंदर। तो एक तो इनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इनके जो हाइट है कम होती है, फिंगर्स हैं छोटी छोटी होती हैं, थम्स छोटे होते हैं, थम्स में और फिंगर्स में गैप काफ़ी हो जाता है, टंग जो है काफ़ी थिक होती है, काफ़ी मोटी होती है, स्पीच प्रॉब्लम होती है, कार्डियक प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है, जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, कॉलम स्पाइनल कॉर्ड के कॉलम C2 में भी इनको प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। ये बहुत सारे इनके प्रॉब्लम होते हैं। तो ये इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये लोग सोशल बहुत होते हैं, सोशल बहुत ज़्यादा होते हैं।
कॉपी करना बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी की ये कॉपी कर लेते हैं, या ये इनमें एक सिम्टम्स देखने में आता है। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम इन्हें बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तो इनमें ये भी प्रॉब्लम होती है। थोड़ा इनके विज़न में प्रॉब्लम होती है, जो इनके आईब्रो है थोड़े ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। ये जो आँखें हैं थोड़ी ऊपर की ओर रहती हैं। जब भी ये लोग देखते हैं, कुछ भी चीज़ को पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत पास में जाकर देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो हेयर होते हैं बहुत ड्राई और रूखे होते हैं, स्किन भी काफ़ी ड्राई और होती है। इसके बाद में इनके जो मसल्स हैं ये हाइपोटोनिक होते हैं, और ये इनके मसल्स भी जो है काफ़ी ड्राई होती है। तो इनमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो ये इनके कुछ सिम्टम्स हैं जिसके बेस पे हम लोग इनको देख पाते हैं कि ये सिंड्रोम्स हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम्स हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको जब तक मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या पेडियाट्रिक जो भी इनके रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, जब तक इनको एथेंटिकली इनको जब तक डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, तब तक हम इनको सस्पेक्टेड ही मानते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये लोग ये हम देखने पर सिंड्रोम्स में आते हैं। ये लोग के जो दांत वगैरह हैं ये बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं, टिथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इनके कैल्शियम की प्रॉब्लम होने लगती हैं, फ्लैट फिट भी कई बार देखने में आते हैं। ये लोग काफ़ी मतलब ये इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ये लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ये देखना पड़ता है कि इन जो बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, इनको एलर्जी, इन्फेक्शंस की भी बहुत जल्दी होने के चांसेस होते हैं। जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो इनमें बहुत जल्दी इनको हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। तो ये इनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेनली प्रॉब्लम ये होती है कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत ज़्यादा उनमें बना होता है। इनका रूटीन भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है, डेली रूटीन में भी इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हमें देखने में आता है। तो ये तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि क्यों होता है, क्या कैसे मतलब हमको क्या प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद में हमने ये देखा कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। अभी इनका ट्रीटमेंट, वैसे तो डाउन सिंड्रोम का कोई ट्रीटमेंट नहीं है मेडिकली, लेकिन फिर भी इनको रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के द्वारा इनको ट्रेन करके काफ़ी इनके लाइफ स्टाइल को नॉर्मल की ओर ले जाया जा सकता है। जैसे कि इनको स्पेशल एजुकेटर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और स्पीच थेरेपिस्ट की हो गई है, साइकोलॉजिस्ट की हो गई है। कभी इनको कोई और बिहेवियर इश्यूज होते हैं तो इनको साइकेट्रिस्ट में की भी रिक्वायरमेंट होती है। सीजर्स भी कई बार इनको आते हैं। इनको ये देखने में आता है कि इलनेस भी आने की संभावना होती है, तो मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट होती है साइकेट्रिस्ट की। और इनको ईएनटी रिक्वायरमेंट भी होती है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी इनके रिहेबिलिटेशन पूरे टीम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनके साथ में एक साथ काम करते हैं, और इनकी सोसाइटी, इनके फैमिली, इनका एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है, तो इनमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को नॉर्मल की तरह जी सकते हैं। लेकिन फिर भी ये इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो इनको डिपेंडेंट बना देता है। तो हमें इनको इंडिपेंडेंट करने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इनको जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, जितना ज़्यादा इनको चांसेस मिलते हैं, ये तो ये बहुत जल्दी अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं और एडॉप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट को। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, उनको सबसे ज़्यादा रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें,
लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ। अवेयरनेस बढ़ने के कारण हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसे डाउन सिंड्रोम बच्चों को इंटेलेक्चुअल जो इनकी प्रॉब्लम्स होती है, हम उनको कम कर सकते हैं। इनको ट्रेन करके हम इनको बहुत ज़्यादा हम इनको नॉर्मल लाइफ़ की ओर ले जा सकते हैं और मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैक्सिमम, क्योंकि आपको देखने में आया होगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सबसे ज़्यादा ये अलग से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, अलग से पहचान में आते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम बच्चा है या मंगोली। इनको मंगोल भी कहते हैं क्योंकि मंगोल कंट्रीज़ के लोग काफ़ी हद तक इस टाइप के दिखते हैं, तो इसलिए इनको मंगोलियन भी कहा जाता है। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और मैं ये चाहता हूँ कि इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।